लोकतंत्र में संकट और संकट में लोकतंत्र, ये मैं समझता हूं कि पूरी देश की परिस्थिति को सार रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ये विषय, ये बड़ा ही विषय जो है लोकतंत्र में संकट और संकट में लोकतंत्र, डायलेक्टिकल प्रेजेंटेशन। अगर लोकतंत्र में संकट जब होता है तो आगे विकास की संभावनाएं बनी रहती हैं। क्राइसिस इन डेमोक्रेसी, फिर उसमें सुधार के बहुत सारे गुंजाइश होती है। लेकिन जब लोकतंत्र संकट में फंस जाता है, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, तो ये अत्यंत ही खतरनाक सिचुएशन हमारे सामने होती है और ये बहुत चिंता का विषय है। आज हमारे देश में लोकतंत्र कोई एक दिन में नहीं पैदा होता। जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, एक वैज्ञानिक एक्सप्रेशन है, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट। आजकल नेशन की बहुत बात होती है, राष्ट्र की। ये हमारे आजादी के आंदोलन की देन है। जैसे ये कहना कि ये पश्चिम से आया है या पूरब से आया है, सारी दुनिया में आज जिस हम दुनिया में रहते आए हैं और आज रहते हैं, उसकी देन है। डेमोक्रेसी में और सारी दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है उसे हमारे संविधान ने ग्रहण किया है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम इंटरनेशनलिज्म और अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात करते हैं, वो इसमें समाहित है, उसमें निहित है। क्योंकि हमारी आजादी का आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ हुआ था, एंटी कॉलोनियल था। हमारा आधुनिक राष्ट्र उसी दौरान पैदा हुआ। क्रमशः हमने जनतंत्र और लोकतंत्र को हासिल किया। अंग्रेजों के जमाने में भी 1926 के चुनाव हुए, 1937 के चुनाव हुए, 1946 के चुनाव हुए, लेकिन सीमित मताधिकार के आधार पर। बहुत सारे विद्यार्थी ये नहीं जानते हैं कि उस समय सीमित मताधिकार था, 12 से 14% लोगों को ही वोट का अधिकार था। और इसलिए आजादी के बाद जो ये संविधान बना और इसके निर्देशन में जो प्रथम आम चुनाव हुआ, तो दुनिया में एकमात्र भारत एक ऐसा देश था और है, और एकमात्र ऐसा संविधान है जिसने सभी वयस्कों को एक दिन एक ही कलम की नोक पर 21 और 21 वर्ष से उम्र के लोगों को, वयस्कों को सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार दिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये रेवोल्यूशन था, ये एक प्रकार की क्रांति थी। इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, इन सब के बिना पर, इन सब के बियॉन्ड जाकर, इन सब से परे जाकर हमें आजादी मिली। और इसलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा टूल है हमारा भारतीय संविधान और हमारी चुनावी परंपरा। इसे बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, गांधी जी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, और लोग हैं, इन सभी ने हिस्सा लिया, केवल एक शक्ति को छोड़कर जो आज सत्ता में है यहाँ, उसने कोई भी योगदान इस संविधान और भारतीय जनतंत्र को बनाने में नहीं दिया, चाहे जो भी बड़ी बड़ी बातें की जाएं। और इसलिए हम इस संविधान की आज रक्षा में लगे हुए हैं। इसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, इसमें बहुत सारे सुधार होने चाहिए, लेकिन दुनिया में कोई और दूसरा संविधान नहीं है जिसने एक ही दिन सभी को मताधिकार दिया। इंग्लैंड में 1920 में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला।
स्विट्जरलैंड में 1972 में मिला। अमेरिका में निग्रो लोगों को वोट देने का अधिकार 1965 में मिला। इंग्लैंड में मजदूर वर्ग को वोट देने का अधिकार एक दिन में नहीं मिला, बहुत लंबी लड़ाई, 100 साल 200 साल लड़नी पड़ी। इवन रूस और चीन में भी सभी को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। और इसलिए साथियों, मैं ये इस बात को अंडरलाइन करना चाहूंगा कि भारतीय संविधान को किसी भी तरह से कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। और अवश्य ही इस पर जो हमले किए गए हैं आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में, और विशेष तौर पर पिछले 10 वर्षों में, उन हमलों से इस संविधान की रक्षा निहायत जरूरी है। हर नागरिक और हर भारतीय का ये परम कर्तव्य है। जब हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र, तो लोकतंत्र जनता, लोगों की आजादी पर निर्भर है। किस तरह की आजादी? किस तरह की आजादी? हमारे साथियों ने, जो विद्वान साथी यहाँ आए हैं, राम बहादुर जी भी हैं और योगेंद्र यादव जी भी हैं, गौहर रजा हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर बातें यहाँ रखी। राम बहादुर जी ने कहा, श्री राम बहादुर जी ने, कि विमर्श होना चाहिए, आदान प्रदान विचारों का होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये पुरानी भारतीय परंपरा है, शास्त्रार्थ विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे से बातचीत करना। लेकिन अगर टीवी में एंकर ही जनतंत्र को कुचलना शुरू कर दे तो विचार विमर्श कैसे होगा? वो एक शासक पार्टी के ही नेता को बार बार समय दे, इसका जवाब दो। इन्होंने जो कहा, चुप रहिए, आपका पॉइंट हो गया, आप जवाब दीजिए। ये क्या विचार विमर्श है? ये तो विचार विमर्श नहीं। अखबारों में मजदूर वर्ग की अखबार के विचार आंदोलन दबा दिए जाए, तो मजदूर कानून बनाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं मजदूर कानून, उनको कोड बनाया जा रहा है। कानून और कोड में फर्क है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड कोड्स। मनुस्मृति कैसे जनतांत्रिक है? पढ़िए मनुस्मृति, किस तरह से बहुत ही घृणित तरीके से मनुस्मृति में निचली जातियों को दबाने, नारियों को दबाने और उनके अधिकार छीनने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उनका वर्णन किया गया है। और आज ये सलाह दी जा रही है, कोशिश हो रही है कि भारतीय संविधान को मनुस्मृति में डाला जाए। ये तो जनतंत्र नहीं है। कहां विचार हुआ, कहां विमर्श हुआ? तो कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों और आरएसएस और भाजपा, इन सब के बीच में विमर्श होना चाहिए, और विमर्श के बाद ही कोई बात होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी कहा गया कि राज्य व्यवस्था में परिवर्तन, राज्य व्यवस्था में सुधार, राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने इतनी गहन बातें की है कि विभिन्न पार्टियों के, विभिन्न विचारधारा के लोगों को, चाहे मार्क्स का नाम लेने पर वो भड़क जाए या पसंद नहीं करें, उन्हें कुछ फंडामेंटल बातें करनी पड़ती है। राज्य की पुनर्रचना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, यह एक मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है। पश्चिमी देशों में बुर्जुआजी, खास करके बड़े बुर्जुआजी का शासन है, और इसलिए मार्क्स ने स्टेट के पुनर्रचना, यहां तक कि ओवरथ्रो की बात कही, और ब्यूरोक्रेसी पर अटैक करने की बात। दिस इज ए मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट।
और ये मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट सभी को मान्य करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक आज का फंडामेंटल ट्रुथ है। आज वर्तमान शासन तंत्र के अंदर आप प्रो पीपल कैसे बनाएंगे? क्या तरीका है? अंबानी और अडानी को बढ़ावा देकर तो प्रो पीपल नहीं होगा, उन पर रोक लगानी पड़ेगी। और अडानी और अंबानी को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है या क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अडानी और अंबानी ही जो फाइनेंस कैपिटल है, जो वित्त पूंजी है, वही शासन को चला रहे हैं। ये वित्तीय पूंजी है। बड़े पैमाने पर धन बांटा जा रहा है, सिर्फ लाड और एमपी लाड के जरिए ही नहीं, विभिन्न तरीकों से खरीदा जा रहा है। खरीदने की का तंत्र, खरीदने की प्रणाली का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इससे आरएसएस के लोग भी नाराज हैं। आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे नए या ऐसे राज्य या ऐसे राम राज्य जो भी कहिए, उसके लिए अपनी जिंदगी लगा दी थी, बड़ी मेहनत की थी। बड़े मेहनती होते हैं, लेकिन आज के जो आरएसएस के और भाजपा के नेता हैं, वो पैसे के आधार पर कार्य करते हैं। वित्त आधारित राजनीतिक प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर वित्त आधारित राजनीतिक प्रणाली है तो वो प्रो पीपल नहीं हो सकती। आज हमारे संविधान को खतरा है, यह सभी राजनैतिक और सामाजिक विचारक और संस्थाएं स्वीकार करने पर मजबूर हो रही है। इसके लिए हमें आज की जो शासक पार्टी है उसे धन्यवाद देना चाहिए। पहले इसी शासक पार्टी के जो पहले के नेता हुआ करते थे, वो कई सच्चाइयों को मानते थे। वाजपेयी जी ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, उन्होंने कहा मेरे जिंदगी का सबसे काला दिवस है ये, द ब्लैकेस्ट डे इन माई लाइफ। जिस दिन बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, उस समय वाजपेयी जी ने कहा। उनमें एक बातचीत करने का की रुझान थी, बातें करते थे। जो सोवियत संघ गए थे तो वाजपेयी जी। साथियों, ये भाजपा का जो शासन है आज, उसके मैं चरित्र चित्रण में नहीं जा रहा हूं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में लोगों में, और इसके लिए शासक पार्टी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि जनतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति उनमें जागरूकता पैदा हुई है। उनमें ये जागरूकता पैदा हुई है सभी पार्टियों और गैर राजनीतिक संस्थाओं में, लोगों में, कि ये हमारे पिछले 75 वर्षों का सबसे बड़ी उपलब्धि, इसका बचाव किया जाना चाहिए। भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है दुनिया में जहां एक हिंदू प्रधानमंत्री, एक सिख राष्ट्रपति या एक सिख प्रधानमंत्री, एक मुसलमान राष्ट्रपति और ज्यादातर बहुमत एमपी एमएलए का हिंदू, ऐसा शासन तंत्र कायम हो सकता है, चल सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता, सांप्रदायिक एकता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जनता में कोई मतभेद नहीं। आप झुग्गियों में चले जाइए, हिंदू मुसलमान अगल बगल रहते हैं। वो इसके बारे में चिंतित नहीं कि मैं मुसलमान हूं, कि मैं हिंदू हूं, कि ये मैं सिख हूं, कि क्या हूं। ये विचार डाला जा रहा है, सांप्रदायिक अलगाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सैकड़ों वर्षों से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वगैरह वगैरह गांवों में साथ साथ रहते हैं, अभिन्न अंगों के रूप में। भक्ति सूफी जो आंदोलन हुआ था, वो उसका आधार यही था। भक्ति सूफी आंदोलन की बात आजकल शासक पार्टी नहीं करती है। उसके प्रकाशनों में वो भारतीय परंपरा से बाहर धकेल दिया गया उसको। भक्ति सूफी आंदोलन भारतीय परंपरा का इतिहास
हिस्सा नहीं है आज के शासक पार्टी के फिलॉसफी में या उसके दृष्टिकोण में। लेकिन भक्ति सूफी आंदोलन ने भारत को जन्म दिया, हमारी भाषाओं को जन्म दिया, जातियों में एकता पैदा की और ईश्वर के सामने सभी को बराबर बताया। यह है भारतीय परंपरा जो हमारे संविधान में परिलक्षित होती है। लोकायत दर्शन, चारवाक दर्शन, सांख्य दर्शन, कणाद का दर्शन, ये भी तो भारतीय परंपरा है ना। डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने दर्शाया है बहुत विस्तृत तरीके से कि किस तरह से भौतिकवाद, किस तरह से द्वंद्ववाद हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन का अभिन्न अंग है। और उस जमाने के बहुत सारे राजे रजवाड़े उसे कुचलने की कोशिश करते थे। आयुर्वेद को कुचला नहीं गया क्या? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने अपने 2 खंडों में लिखा है आयुर्वेद के बारे में, उनकी किताब है, और उन्होंने दर्शाया है कि कैसे जनता में आयुर्वेद प्रचलित था और उसे शासक वर्ग ने कुचलने की कोशिश की। तो शासक वर्ग, शासक राजा हिंदू या मुसलमान नहीं होता है, सिख ईसाई नहीं होता है। मुसलमान राजाओं ने बहुत अत्याचार किए, तो क्या हिंदू राजाओं ने अत्याचार नहीं किए? यह अंतर आप क्यों करते हैं अपने प्रचार में? मुसलमान राजाओं ने, अकबर, बाबर, औरंगजेब ने बहुत अत्याचार किए, लेकिन तब अशोक ने भी तो 3 लाख कैदी कलिंग से रस्सी बांधकर मगध तक ले गए थे। उन्होंने भी तो मंदिर तोड़े कलिंगों के, उनका सवाल क्यों नहीं उठाते? चले जाइए गुंटूर के पास में, किस तरह से बौद्धों के मंदिर तोड़े गए हैं, उनके अवशेष आज मिलते हैं, और बौद्ध के सिर पर विष्णु का सिर चिपकाया गया, आप आसानी से देख सकते हैं। तिरुपति में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरह से वैष्णवों को अपने देवताओं के मूर्तियों को छिपाना पड़ा और समुद्र से निकाल के बाद में उन्होंने मंदिर बनाए। ये भी इतिहास है। तो इतिहास जो है वो जनता का है, प्रो पीपल, जनता के इतिहास को बताइए। और सामंती शासकों ने, सामंती राजाओं ने जो अत्याचार किए उसको बताइए। राजा हिंदू मुसलमान नहीं होता था, सामंत होता था। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके महल में किसानों के शोषण से पैदा किया हुआ अनाज, सोने और चांदी की मोहरें, हीरे जवाहरात राजमहल में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में इकट्ठा होते थे। उसके लिए लड़ाई होती थी, इसके लिए नहीं कि ये हिंदू है या मुसलमान है। सूरत को 3 दिनों तक किसने लूटा था? किसी मुसलमान ने लूटा था क्या? नहीं। जोधपुर और जयपुर के घरानों के बीच में, राजपूत घरानों के बीच में जो लड़ाइयां हुई, उसे मंदिर नहीं बर्बाद हुए, क्योंकि यह सामंती शासन था, सामंती वर्ग द्वारा। और इसलिए 1947 में जो हमने आजादी पाई वो सामंतवाद के खिलाफ थी, साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। और इसलिए हमारा संविधान सामंतवाद के खिलाफ है। हमारा संविधान जनतंत्र है, क्योंकि हम आधुनिक युग में रहते हैं, आधुनिक युग का राष्ट्र, और उसका जो डॉक्यूमेंट है वो आधुनिक युग के राष्ट्र का प्रतीक है। और इसलिए साथियों, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जब हम संविधान को याद कर रहे हैं, लोकतंत्र को याद कर रहे हैं, तो लोकतंत्र की रक्षा आज सभी भारतीय नागरिकों का प्रथम कर्तव्य है। और तभी जाकर के हम अपने लोकतंत्र में जो बढ़ता हुआ संकट है, उस संकट को हल कर सकेंगे और एक बेहतर, ज्यादा प्रो पीपल
संविधान बना सकेंगे, किसी एक समुदाय का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं, समूची जनता का। और यही हमारे आज का जो ये संगोष्ठी है, विचार विमर्श है, उससे एक बहुत बड़ा नतीजा निकलता है। इस पर सभी वक्ता और आप सभी सहमत हैं। आगे आने वाले दिनों में ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा, बहुत बड़ी परीक्षा होगी कि कैसे हम अपने संविधान को बचाते हैं, और नंबर 2, इस संविधान को और अधिक जनतंत्र की दिशा में, और अधिक लोकतंत्र की दिशा में, उसे और अधिक गहरा कैसे बनाते हैं, जन उन्मुख, प्रो पीपल कैसे बनाते हैं, और कुछ मुट्ठी भर शासकों और शोषकों के प्रभाव से इसे कैसे मुक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।